हेलो दोस्तों, चलिए एसएसटी के लिए रीट मेंस का पेपर नंबर 4 देख लेते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर 2021-22 में जीडीपी का आकार कितना है? 232.15 लाख करोड़, 11.96 लाख करोड़, 225.15 लाख करोड़ या 12.65 लाख करोड़। इसका आंसर क्या होगा? तो भारतीय जीडीपी 2021-22 में कितनी है? तो भारत की जो जीडीपी है वो 21-22 में 232.15 लाख करोड़ है। हम बात कर रहे हैं प्रचलित कीमत पर। किन कीमतों पे? चालू कीमतों पे या फिर प्रचलित कीमतों पे। वही अगर बात करें राजस्थान की जीडीपी 21-22 में प्रचलित कीमतों पे या चालू कीमतों पे कितनी है? तो ये है 11.96 लाख करोड़। भारत की जीडीपी 232 करोड़, राजस्थान की जीडीपी लगभग 12 करोड़। स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी की जो विकास दर है वो कितनी रही है? हम यहाँ पे पिछले प्रश्न में हमने बात करी थी प्रचलित कीमतों पे, अब हम बात करेंगे स्थिर कीमतों पे, यानी आधार वर्ष के आधार पे भारत की जो जीडीपी है उसकी विकास दर कितनी रही है? 9.2, 9.5, 9.7 या फिर 9.9। तो आंसर क्या होगा? स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी की विकास दर कितनी रही है? 9.2%। कितनी रही है? 2021-22 में भारत की जीडीपी की विकास दर 9.2% रही है। लेकिन अगर बात करें राजस्थान की जीडीपी की विकास दर की, तो राजस्थान की जीडीपी की विकास दर कितनी है? 11.04%। हम हमेशा सुनते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट में, डबल डिजिट का मायना क्या है कि जैसे ये 10 हो जाता है ना, तो 10% के बाद में वो डबल डिजिट शुरू हो जाती है। तो राजस्थान की जो जीडीपी है वो डबल डिजिट में बढ़ रही है, लेकिन भारत की जीडीपी कितनी बढ़ी थी? 9.2% की रेट से बढ़ी थी पिछली बार, क्योंकि कोरोना काल में जो अपनी जीडीपी है वो संकुचित हुई थी, लेकिन इसके बाद अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। तो जीडीपी की विकास दर भारत की 9.2, राजस्थान की 11.04 और हम बात कर रहे हैं स्थिर कीमतों पे। वही राजस्थान की जीडीपी प्रचलित कीमतों पर विकास दर कितनी रही है? तो देखो प्रचलित कीमतों पे 18.04% रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्य भागीदारी दर कितनी है? यानी भारत की पॉपुलेशन है उसके कितने प्रतिशत लोग कार्य कर रहे हैं, यानी कमा रहे हैं एक तरीके से? तो 39.8%, 43.6%, 35.15% या फिर 45.12%। तो आंसर क्या होगा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 39.8% लोग, यानी लगभग 100 में से 40 लोग है ना, वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कितने कार्य कर रहे हैं? 40 लोग कार्य कर रहे हैं। 39.8 है, इसलिए आपको पॉइंटर में याद रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न में एग्जैक्ट आता है। और वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कार्य भागीदारी दर कितनी है? तो राजस्थान के मामले में जो कार्य भागीदारी दर है वो 43.6% है, यानी राजस्थान में हर 100 लोगों पे 43.5 लोग वो कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे सामने क्या निष्कर्ष निकलता है कि भारत की कार्य भागीदारी दर जो औसत है उसके मुकाबले राजस्थान की जो कार्य भागीदारी दर है 43.6% है, यानी राजस्थान के लोग बनिस्पत ज्यादा कार्य कर रहे हैं, यानी ज्यादा लोग कार्य कर रहे हैं। 2019 के डेटा के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? हम बात करें 2019 के डेटा की, भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है प्रति 1000 जीवित जन बात करते हैं? तो 30, 35, 40 या 45। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वो 30 है, वही राजस्थान में शिशु मृत्यु दर 35 है। और ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, यानी उतनी ही स्वास्थ्य सुविधाएं और जो बच्चा और माँ है उनके लिए पोषण सुविधाएं बेहतर है। तो हम राजस्थान के मामले में 35 है और भारत के मामले में 30 है, तो राजस्थान को अभी सुधार करने की आवश्यकता है, वैसे भारत को भी सुधार करने की आवश्यकता है, यानी इसे कम करके 1 या 2 पे लेके आना चाहिए, क्योंकि विकसित देशों में इसी प्रकार से बहुत ही न के बराबर जो शिशु मृत्यु दर होती है। राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति और नागरिक निगम लिमिटेड की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 2010 में, 2012 में, 2014 में या फिर 2016 में? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी अपने, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 2010 में हुई थी। उसकी एग्जैक्ट डेट पूछे हमसे कि किस तिथि को हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 27 दिसंबर 2010। क्या आंसर होगा? 27 दिसंबर 2010 को इस कंपनी की, संस्था की स्थापना हुई थी। क्या नाम है? RSFCSCL। ठीक है, RSFCSCL
इस संस्था RSFCSCL की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 2010 को हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2010। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें क्या दे रखा है? उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली दे रखा है। क्या दे रखा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और ये जो कंपनी है, ये संस्था है, ये भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अहम हिस्सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्य में कितनी फल और सब्जी विपणन समितियां संचालित हैं? अब यही उसी पॉइंट से रिलेट करते हुए, यानी जो ये वाला प्रश्न है ये भी हमारे कौन से पॉइंट से रिलेट कर रहा है? ये हमारे पॉइंट से रिलेट कर रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कर रहा है। और दूसरा हमारा पॉइंट है कृषि उपज मंडी, यानी इनसे रिलेट कर रहा है। राज्य में कितनी फल और सब्जी विपणन समितियां हैं? तो 274 है, 290 है, 260 है, 295 है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो राजस्थान में वर्तमान में जो अपना आर्थिक सर्वे आया था उसके अनुसार 274 फल और सब्जी विपणन समितियां हैं, है ना। फल और सब्जी मार्केटिंग कमिटीज है। ठीक है, कितनी है? 274 है। वहीं हमारे सिलेबस में साख की बात की भी करी गई है। किसकी बात करी गई है? साख की विभिन्न स्थितियों की बात करी गई है। तो इसमें सहकारी साख भी समाहित होती है। और क्योंकि राज्य सरकार का सहकारी साख पे सीधा कंट्रोल होता है तो इससे प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो 29 है ना, वो केंद्रीय सहकारी बैंक है। कितने केंद्रीय सहकारी बैंक है? 29 तो केंद्रीय सहकारी बैंक है। ठीक है, दुग्ध संघ कितने हैं? 23 दुग्ध संघ है। कितने दुग्ध संघ है राजस्थान में? 23 दुग्ध संघ है। उपभोक्ता भंडार कितने हैं? तो 38 उपभोक्ता भंडार है। कितने हैं? 38। और प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने हैं? तो 36 है, वो प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। इसका ध्यान रखना आपने स्पेशली। राजस्थान में कितने प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है? तो 36 भूमि विकास बैंक कार्यरत है। वही बात करें प्राथमिक कृषि साख समितियां, जो गांव लेवल पे देखते हो ना आप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो कितनी है? तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 7094 ये इतनी प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं। और प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी आए कि कितने मतलब वो दिए उन्होंने, वाटर हीटर दिए हैं, जो बिजली विभाग ने कितने वाटर हीटर लगाए, ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है। तो आप ये मान के चलो कि कुछ भी आ सकता है। तो 7094 क्या है? प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं। 274 फल और सब्जी विपणन समितियां हैं। ठीक है, और संघ कितने हैं कोऑपरेटिव के? तो 22 कोऑपरेटिव के संघ है राजस्थान में। और कितनी सहकारी समितियां हैं? तो ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये परिवर्तित होता रहता है। तो कितने केंद्रीय सहकारी बैंक है? 29 तो केंद्रीय सहकारी बैंक हो गए, एक बात। ठीक है, दुग्ध संघ कितने हैं? तो 23 यानी 23 दुग्ध संघ है। उसके बाद बात करते हैं प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने हैं? तो 36 है। उपभोक्ता थोक भंडार कितने हैं? तो 38 है। और फल और सब्जी विपणन समितियां कितनी हैं? 274 है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, अपना प्यारा भारत है। तो इसका आंसर क्या होगा? मानव विकास सूचकांक, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें टॉप करने वाला देश कौन सा है? तो इसमें टॉप किया भाई साहब स्विट्जरलैंड ने। किसने टॉप किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। और स्विट्जरलैंड ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किए 962.962। अगर बात करें भारत कहाँ स्टैंड करता है, तो देखो भारत अपना 132वें नंबर पे है। यानी मानव के विकास करने में जो सूचकांक बनाया गया है उसमें भारत 132वें नंबर पे है। और ये भी हमारे सिलेबस से सीधा कनेक्ट करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें पॉइंट है मानव विकास, तो इससे ये प्रश्न रिलेट कर रहा है। और नॉर्वे है ये नंबर 2 पे है, आइसलैंड 3 पे। लेकिन इतनी चीजें तो याद नहीं रहेगी, तो आपको नंबर 1 वाला तो याद रखना ही रखना है। और भारत की रैंक याद रखनी है। और स्विट्जरलैंड को कितने पॉइंट मिले? तो ये ऑलमोस्ट 962 प्राप्त हुए हैं ना, 0.962। तो ये भी हमें याद रखना है। भारत में वित्त वर्ष माना गया है, यानी जो वित्त वर्ष होता है ना, फाइनेंशियल ईयर, कब से कब तक होता है? हम अक्सर सुनते हैं कि टारगेट्स आ गए। कौन से महीने में होते हैं? मार्च के टारगेट्स होते हैं ना। मार्च के महीने में मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, है ना, कहीं भी मतलब मार्च के महीने में जो टारगेट्स दिए होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। इसलिए मारामारी चलती है। तो मारामारी कहने का मतलब कार्य में, ऐसे नहीं मारामारी कोई हाथा मुक्का नहीं हो रहा है। तो वित्त वर्ष कब से कब तक माना गया है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 मार्च से फरवरी अंत तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 जून से 31 मई। तो वित्त वर्ष कब से कब तक माना गया है? तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर माना गया है भारत के अंदर। मोस्टली जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये 1 अप्रैल से लेके मार्च 31 तक
अपना फाइनेंशियल ईयर मानती है, यानी इनका नया साल कब से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से। फाइनेंशियल ईयर का नया साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, यानी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, 53% है, 54% है, 55 है या फिर 56 है। तो कल के पेपर में हमने देखा था, क्या देखा था, हमने एग्रीकल्चर के योगदान को देखा था। हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है, किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है, किसी देश का विकास होता है, तो उसमें सेवा का योगदान तो बढ़ता है और एग्रीकल्चर का योगदान जीडीपी में कम होता जाता है ना। तो भारत की जीडीपी के योगदान में देखा हमने कि जो एग्रीकल्चर का योगदान है वो 18.8% पे पहुंच गया है और सेवा का योगदान कितना पहुंच गया है, तो ये 53 पे पहुंच गया। कितना पहुंच गया है, सेवा का योगदान 53 पे पहुंच गया है। अगर हम बात करें सेवा का योगदान कितना है, तो सेवा का तो हो गया 53, ठीक है। एग्रीकल्चर का कितना है, एग्रीकल्चर का है 18.8, यानी कृषि का 18.8 है। और इसके बाद में अगर बात करें उद्योग का कितना है, 28.2 है। उद्योग का 28.2 है, ठीक है। और सबसे ज्यादा योगदान किसका हो गया, तो सेवा का सबसे ज्यादा योगदान हो गया। सबसे कम योगदान किसका है, तो एग्रीकल्चर का सबसे कम योगदान है भारत की जीडीपी में, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी। जो मुद्रा बैंक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010, 12, 14 या 15। तो इसके आंसर है ऑप्शन डी, 2015 में। कब हुई थी मुद्रा बैंक की स्थापना, 2015 में हुई थी। देखो प्रधानमंत्री ने जो लोग हैं जो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल नहीं है, उनके लिए बहुत शानदार योजना चलाई थी। उसका एक का नाम था जनधन योजना। जनधन योजना यानी जितने भी लोग हैं, आज हम इतने आसानी से किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने तो फट के फोन पे कर देते हैं। तो ये क्रांति आई कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई। पहले तो लोगों के पास बैंक खाते ही नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो जनधन योजना लेके आए थे ना, इस योजना के माध्यम से भारत की लगभग सारी जनता, मतलब जो अनपढ़ व्यक्ति है उसका भी बैंक अकाउंट हो गया है। क्योंकि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अगर आपका बैंक अकाउंट होगा तभी आपको उस प्रकार की सुविधाएं मिल पाएगी। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि जीरो बजट पे उन्होंने खाते खोले। और इसी कड़ी में इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए स्वरोजगार के लिए मोदी साहब ने एक योजना शुरू की थी, मुद्रा योजना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। जो माइक्रो यूनिट्स है, माइक्रो यूनिट यानी जो छोटी यूनिट है, यानी आप कोई व्यक्ति है वो अपना रोजगार स्थापित करना चाहता है, 50-60 हजार रुपए लगा इन्वेस्टमेंट करना है और उसको धंधा शुरू करना चाहता है। अब वो उसके पास पैसे नहीं है, कोई सिक्योरिटी, बैंक में जब भी आप जाते हो लोन लेने के लिए तो आपको सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके पास तो सिक्योरिटी है नहीं। उस परिस्थिति में वो क्या करेगा, उसको कोई लोन देगा नहीं। तो सरकार ने कहा कि हम आपके लिए लेके आए हैं मुद्रा योजना, जिसमें आपको 3 प्रकार की स्कीम्स देंगे। एक तो होगा शिशु, एक तरुण, एक किशोर। नहीं, शिशु, किशोर और तरुण। तरुण का मतलब होता है युवा। तो इसमें शिशु में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अगर बिजनेस शुरू करना है तो उसे 50,000 रुपए तक ऋण दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 50,000 रुपए का ऋण। और अब वो अच्छे से चला रहा है उस अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी मतलब उसने संस्था स्थापित की, कोई भी मान लो उसने दुकान स्थापित की, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की छोटी सी। अब उसके बाद साल 2 साल उसने अच्छा चलाया तो बैंक उसको अगली जो स्कीम है उसमें एलिजिबल मान लेते हैं, यानी बिना किसी सिक्योरिटी के 5 लाख रुपए तक का ऋण जो तरुण किशोर नाम की जो स्कीम है उसमें दिया जाता है। और फिर इससे भी अच्छा कर रहा है तो बिना सिक्योरिटी के 10 लाख रुपए जो तरुण स्कीम है उसके तहत बैंक इसको रोज वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो हमारे सामने जो स्कीम्स आ गई है, 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा आपको शिशु के तहत, और 5 लाख रुपए तक का लोन किशोर के तहत, और 10 लाख रुपए तक का लोन तरुण के तहत आपको प्रोवाइड करवाएगी बैंक। कौन सी योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत। और मुद्रा बैंक की स्थापना कब की गई थी, 2015 में मुद्रा बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में NRLM के तहत कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप पंजीकृत हैं। SHG, हम अक्सर सुनते हैं SHG और हमारे सिलेबस में डाल दिया SHG। तो SHG क्या भला है, SHG क्या है, तो SHG है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, हेल्प का मतलब सहायता, ग्रुप या समूह, यानी अपने आप की सहायता करने वाला समूह। इसमें क्या होता है, कुछ युवतियां या कुछ व्यक्ति मिल जाते हैं आपस में और वो अपने एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक यूनिट स्थापित करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कालीन बनाने की यूनिट स्थापित करना चाहते हो, ठीक है। अब इसकी लागत है 1 लाख रुपए। अब जो गरीब व्यक्ति है वो 1 लाख रुपए कहां से लाएगा। तो इस परिस्थिति में जैसे मान लीजिए 15 लोग मिल गए और उन्होंने थोड़े थोड़े 10-10, 5-5, 7-7 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए। अब उनके पास 1 लाख रुपए आ गए। अब वो क्या करेंगे, अब वो संस्था को
मतलब उसमें कालीन बनाना शुरू कर देंगे, और 15 लोग होंगे तो उसकी मार्केटिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सारी चीजें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वो क्योंकि बड़ी संस्था होगी, धीरे 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 ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा विकास होगा। एक व्यक्ति कितना कर पाता है, लेकिन 15 लोग अगर एक साथ मिलकर कोई कार्य करेंगे तो सबकी उन्नति निश्चित है। तो इस प्रकार यही कॉन्सेप्ट है एसएचजी का। इसमें क्या होता है, कई लोग मिलके आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए कार्य करते हैं। अच्छा ठीक है, अब एसएचजी हो गया। कुछ इनमें से कुछ एसएचजी है ना, उनको नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन एक मिशन है, इसके तहत पंजीकृत किया गया है। यानी इस मिशन में इनको आर्थिक सहायता दी जाती है, इनको प्रोत्साहित दिया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो राजस्थान के कितने ऐसे एसएचजी है जो एनआरएलएम के तहत पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड है? कितने हैं? 2.49 लाख, या फिर 2.67 लाख, या फिर 2,67,000, 2,75,000 या 2,37,000। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 2.49 लाख एसएचजी है राजस्थान में। कितने हैं? 2.49 लाख एसएचजी है जो एनआरएलएम का मतलब होता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसके तहत स्वरोजगार के लिए सहायता दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो 2,49,000 एसएचजी है वो एनआरएलएम के तहत राजस्थान से पंजीकृत है, और हमारे सिलेबस में एसएचजी स्पेशल तौर पर मेंशन है, तो इससे प्रश्न आने की संभावना है। तो अच्छा, राजस्थान में 2,49,000 एसएचजी है, ठीक है। अब इन 2,49,000 एसएचजी में कितने मेंबर जुड़े हुए हैं, यानी कितने सदस्य जुड़े हुए हैं? तो इसमें 27,54,000 सदस्य जुड़े हुए हैं। यानी इन जो 2.5 लाख एसएचजी है ना, इनमें 27.5 लाख मेंबर जुड़े हुए हैं। कितने मेंबर जुड़े हुए हैं? 27.5 लाख। डब्ल्यूटीओ का नवीनतम सदस्य कौन सा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसके बारे में कल पढ़ा था कि स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जो वियना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना में है। कहां पे? जिनेवा में। कहां पे है? जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है, और नागोजी इनको इवोला इनके जो वो हेड है, ठीक है। और इसका नवीनतम सदस्य कितने? तो हमने पढ़ा कि इसके 164 सदस्य है। कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य है। और इसका नवीनतम यानी 164वां नंबर का सदस्य कौन सा बना है? साउथ सूडान बना है, इथोपिया बना है, अफगानिस्तान बना है, साउथ अफ्रीका बना है। इसका आंसर क्या होगा? जो डब्ल्यूटीओ का नवीनतम सदस्य है वो कौन सा बना है? जो अफगानिस्तान है वो डब्ल्यूटीओ का नवीनतम सदस्य है, यानी 164 नंबर का सदस्य है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, ठीक है। और ये वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, ठीक है, या वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, सुविधाएं प्रदान करता है। तो इससे पहले क्या था? तो इससे पहले था जीएटीटी, ठीक है। तो जीएटीटी और डब्ल्यूटीओ में क्या फर्क है? तो जीएटीटी मात्र एक संधि थी, एक तरीके से एक कागज का टुकड़ा था, और उसमें रूल बुक लिखी हुई थी, रूल लिखे हुए थे, और वर्ल्ड ट्रेड में उन रूल को फॉलो किया जाता था। अब इसके बाद क्या किया गया? जो 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, तो इसका एक हेडक्वार्टर बना दिया गया, इसके इंप्लॉइज होते हैं, इसका हेड होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह कार्य करने लगा। पहले तो रूल बुक थी, अब रूल बुक किस रूप में कार्य करने लगी? एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। तो नवीनतम सदस्य कौन सा हो गया डब्ल्यूटीओ का? तो ये अफगानिस्तान। और कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं डब्ल्यूटीओ के। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब देखो, ये 29 जुलाई 2016 को ये नवीनतम सदस्य बना था। जो अफगानिस्तान है वो कब सदस्य बना? 29 जुलाई 2016 को। 29 जुलाई 2016 को मेंबर बना था। तो आप 2016 याद रखो कम से कम। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। ये कह रहे हैं जो चालू कीमतें हैं ना, उस पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय होगी ना वो कम होगी। ये इसका क्या तात्पर्य है? यानी चालू कीमतों पे जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, या फिर जीडीपी की भी बात करें तो वो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से कम होगी। ये कब होता है? स्थिर कीमतें कम होने की अवधि के दौरान, स्थिर कीमतें बढ़ने के दौरान, स्थिर कीमतें स्थिर रहने के दौरान, या लागतों में परिवर्तन की अवधि के दौरान। तो इसका आंसर क्या होगा? कीमतें बढ़ती है ना, तो जो राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय है वो कम होती है बजाय चालू कीमतों के। तो किस प्रकार होता है इसको एक बार एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसा कि ये 2020-21 और ये 2021-22, ठीक है। अब हमें पता है जीडीपी क्या होती है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, ये जीडीपी होता है, ठीक है।
अब मान लीजिए 2020-21 में 100 वस्तुएं उत्पादित हुई। कितनी वस्तुएं? 100 वस्तुएं उत्पादित हुई। अब एक वस्तु की कीमत जो मार्केट में चल रही है वो 100 रुपये है। तो उस पर्टिकुलर देश की, मान लो ABC देश है, तो उसकी पूरी GDP कितनी होगी? 10,000 GDP होगी। ठीक है, 10,000 GDP होगी। उस देश की GDP कितनी होगी ABC की? 10,000। अब मान लीजिए 2021-22 है, इसमें 100 ही वस्तुएं उत्पादित हुई, लेकिन वस्तु की रेट बढ़ के 100 की जगह कितनी होगी? 150 होगी। अब GDP कितनी होगी? टोटल GDP तो 150 से कितनी हो जाएगी? 15,000 GDP हो जाएगी, है ना। वस्तुएं पिछली बार भी 100 ही उत्पादित हो रही है, वस्तुएं इस बार भी 100 ही उत्पादित हो रही है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? इसका तात्पर्य हो गया कि सिर्फ प्राइसिंग बढ़ने से GDP बढ़ी है, वास्तविक GDP में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब इसी प्राइसिंग बढ़ने से GDP बढ़ने को दिखाने को, काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये तो वास्तविक GDP तो बढ़ी नहीं, वास्तविक GDP कैसे करेंगे? हम एक पर्टिकुलर आधार वर्ष लेंगे। क्या लेंगे? आधार वर्ष। जैसे मान लीजिए 2011-12 का बेस ईयर है, वर्तमान में हमारे चल रहा है राजस्थान में। तो मान लीजिए 2011-12 में इन पर्टिकुलर वस्तु की कीमत थी 50 रुपए। तो हम क्या करेंगे? अब इस बार कितनी वस्तु उत्पादित हुई? 100, और एक वस्तु की आधार वर्ष वाली कीमत रखेंगे तो कितनी है? 50। तो टोटल GDP कितनी होगी? 5,000। ठीक है, अब नए दूसरे साल में भी वस्तुएं 100 ही उत्पादित हो रही है, और हमें मूल्य कौन सा लेना है? आधार वर्ष वाला मूल्य लेना है। तो कितना मूल्य है? 50 मूल्य है। तो इसका मतलब टोटल GDP कितनी होगी? 5,000। तो GDP कितनी बढ़ी? GDP तो बढ़ी नहीं, उतनी की उतनी है। तो मतलब वास्तविक रूप से GDP बढ़ी नहीं है, लेकिन मूल्य के प्रभाव से कितना दिख रहा है? 15,000 दिख रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है? अगर मूल्य बढ़ेगा तो जो GDP है ना, वो प्रचलित कीमतों पे ज्यादा रहेगी और स्थिर कीमतों पे कम रहेगी। ये हमारा प्रश्न था कि प्रचलित कीमतों पर GDP कब ज्यादा रहेगी? तो कीमतें बढ़ने के दौरान जो प्रचलित कीमत पर है GDP, वो हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, एक दो बार हम इस प्रश्न को देखेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। आगे भी प्रश्न आएगा तो मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा। IMF और विश्व बैंक की स्थापना कौन से साल में हुई थी? यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स ट्विंस। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1964, 1946, 1956 या 1965। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी ब्रेटन वुड्स ट्विंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में, 1946 में ब्रेटन वुड्स ट्विंस की स्थापना हुई थी। यानी एक तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो USA में जो वाशिंगटन DC है, वहीं पर IMF का हेडक्वार्टर है और वहीं पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कौन से साल में हुई थी? जो अपने राजस्थान में ही है, सेवर भरतपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993, 1995, 1997 या 1996। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो सरसों अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, और महीना पूछे तो ये अक्टूबर का महीना था। कौन सा महीना था? अक्टूबर 1993 में सेवर भरतपुर में। कहाँ पे? सेवर कहाँ पड़ता है? अपने भरतपुर में, यानी पूर्वी राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की दक्षिण सीमा कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता, या यूं कहे सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। इसकी जो दक्षिणी सीमा की कौन सी थी? सुतका गेंडोर, देमाबाद, आलमगीरपुर या मांडा? तो इसका आंसर होगा जो देमाबाद है ना, वो इसकी दक्षिणी सीमा थी। तो इस प्रकार एक बार देख लेते हैं कौन सी इसकी पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा। तो ये हमने बना लिया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण में कौन सा था? देमाबाद। कौन सा था? देमाबाद। पूर्व में कौन सा था? तो मांडा। कौन सा था? उन्हीं उत्तर में मांडा। उत्तर में कौन सा था? मांडा। फिर अगर बात करें पूर्व की, पूर्व में कौन सा था? तो ये देमाबाद था। पूर्व में आलमगीरपुर था। कौन सा था? आलमगीरपुर। और इसकी जो पश्चिमी सीमा कौन सी है? तो वो सुतका गेंडोर है। कौन सी है? सुतका गेंडोर। ठीक है, तो उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी देमाबाद, पश्चिमी सुतका गेंडोर और पूर्वी आलमगीरपुर। इस प्रकार ये हड़प्पा सभ्यता की, यानी इन्हीं एरिया के बीच में हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई थी। यानी इनके इधर नहीं मिलेंगे आपको वर्तमान में ज्ञात स्रोतों के आधार पे। आगे तो चलो मिल सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा मानी गई है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? यानी वो कौन सी सभ्यता थी जहां पे लेखन प्रणाली विकसित हो गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता या चीन की सभ्यता? तो इसका आंसर होगा जो सुमेरियन सभ्यता थी ना, वहां पे जो
हम्मुराबी सभ्यता जहाँ पे मिली है ना, तो यहाँ पे लेखन प्रणाली अच्छी तरह से विकसित हो गई थी। आप कहोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें लेखन के प्रमाण मिले हैं, लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, उचित रूप से डेवलप हो गई थी, अच्छी तरह से डेवलप हो गई थी, वो थी सुमेरियन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में लिमिटेशन है लेखन कला की, है ना, उसमें चित्रों के माध्यम से बताया गया है, और हमें पता है हम चित्रों के माध्यम से कितना अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना, एक सिचुएशन को समझ सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस एज इट इज़ नहीं कर सकते जैसा वो मन में सोच रहा है या जो लिखना चाहता है या जो बताना चाहता है। लेकिन जो लिखित होता है, जैसे मान लिया मैंने आपके सामने ये लिखा, तो आप इससे समझ जाओगे आसानी से, इसमें भावना की जरूरी नहीं है, शब्द ही भावना के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कहाँ पे उचित रूप से विकसित हो गई थी लेखन प्रणाली, तो सुमेरियन सभ्यता में लेखन प्रणाली अच्छी तरह से विकसित हो गई थी। कौन सा वेदांग है, इनमें से वेदांग कौन सा है, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या निरुक्त, तो इनमें से वेदांग कौन सा है, जो निरुक्त है इसे वेदांग माना गया है। किसे माना गया है, निरुक्त को। और निरुक्त का अन्य नाम क्या है, या निरुक्त को इस नाम से भी जाना जाता है, तो निरुक्त को वेदों के कान के रूप में भी जाना जाता है। किसे कहते हैं, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि इनमें से किसको वेदों के कान के रूप में जाना जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, निरुक्त, यानी निरुक्त है वो वेदों के कान के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है, यानी हमने पढ़ा है जो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, कौन से, एक तो भगवती सूत्र और दूसरा कौन सा है, अंगुत्तर निकाय। इन दो ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब हमसे पूछा है इन 16 महाजनपदों में गोदावरी नदी पे कौन सा महाजनपद था, अवंती, वत्स, अस्मक या कंबोज, तो इसका आंसर होगा अस्मक। कौन सा, जो अस्मक है वो कहाँ था, वो गोदावरी नदी के तट पे था, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन धर्म के पहले विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे, यानी जैन धर्म का जब विभाजन हुआ तो एक तो हो गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर, तो श्वेतांबर समुदाय के प्रवर्तक कौन थे या उनको लीड करने वाले कौन थे, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कल्कचार्य या फिर महावीर स्वामी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जो भद्रबाहु है ना वो श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। कौन थे, भद्रबाहु, भद्रबाहु है वो श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। और नहीं, स्थूलभद्र, सॉरी, मतलब आपको देख लेना एक बार में कहीं कुछ गलती बोल रहा हूं तो, स्पेशली क्योंकि एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और गलतियां हमें धीरे धीरे कम करते जाना है। तो आप इन चीज़ों को समझोगे, उनका वेटेज समझोगे, तो आप एग्जाम में किसी के भरोसे नहीं रहोगे। तो श्वेतांबर समुदाय के जो संस्थापक कौन माने गए, तो स्थूलभद्र को माना गया श्वेतांबर का, और दिगंबर का भद्रबाहु को माना गया, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई भी गलती करता हूं तो आप एक बार देख लेना, है ना, उसमें थोड़ा सा मतलब कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपको थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। निम्न में से जिस मानव प्रतिमा को भारत में सर्वप्रथम पूजा गया है, किसे, ब्रह्मा को, विष्णु को, बुद्ध को या शिव को, तो देखो जो अपने ब्रह्मा, विष्णु, शिव है, इनको जो मानव रूप में पूजा गया है, ये तो राजा रवि वर्मा जो पेंटर है उन्होंने किया है, और ये ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन मानव रूप से सबसे पहले कौन सी प्रतिमा को पूजा गया था, तो जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है ना, इनको सबसे पहले मानव प्रतिमा के रूप में पूजा गया, यानी मानव रूप में पूजा गया था। तो ये तो मानव रूप में थे, तो इनका तो मतलब चरित्र करना आसान था, लेकिन जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तो मतलब आदि भगवान है, इनका तो कोई स्वरूप निश्चित नहीं है, ये ब्रह्मांड के बराबर माने गए हैं, है ना, तो इनको तो मानव रूप में वैसे इस तरह संकीर्ण करना है, फिर भी लेकिन अपनी आस्था के अनुसार हम कुछ भी कर सकते हैं। बाकी इनका जो स्वरूप है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के समान है। बुद्ध है वो क्योंकि उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था, तो उनकी मूर्ति बनाना थोड़ा सरल था। तो सबसे पहले मानव प्रतिमा के रूप में किसे पूजा गया, तो जो बुद्ध भगवान है इनको मानव रूप में पूजा गया। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव, इनको हम वर्तमान में मानव रूप में पूजते हैं, इनकी मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन वो एक कल्पना मात्र है, क्योंकि इनका मतलब जो हिंदू धर्म है उसमें क्या कहा गया है कि किसी को साकार माना गया है, किसी को निराकार माना गया है ना। तो हिंदू धर्म में ये लिबर्टी है कि भगवान की एग्जैक्ट आप किसी भी तरह से इमेज अपने मन में बना सकते हो, वो अपनी आस्था पे निर्भर करता है। अरमाइक क्या है, स्थान है, कला है, भाषा है, लिपि है। तो अरमाइक हमने पढ़ा है जो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो अभिलेख है, और कांधार और जलालाबाद के जो लघु शिलालेख है, वो किस लिपि में लिखे गए हैं, वो अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अरमाइक हमें पता चल गया। अरमाइक क्या है, अरमाइक एक लिपि का प्रकार है, और कहाँ पे उत्कीर्ण इस लिपि में जो शिलालेख है, तो अशोक के शिलालेख जो कांधार में है और जो जलालाबाद में, वो अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं।
निम्न में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है? यानी अशोक ने बहुत सारे शिलालेख बनाए, बहुत सारे अभिलेख बनवाए, इनमें से कौन सा है जो दो भाषाओं में लिखा गया है? लघुमान का, सानेकुना का, तक्षशिला का या शाहबाजगढ़ी का? तो इसका आंसर होगा जो सानेकुना वाला अभिलेख है ना, कौन सा? सानेकुना वाला अभिलेख, उसमें दो भाषाओं का उल्लेख किया, उसमें दो भाषाओं में लिखा गया, यानी पहले एक भाषा में लिख दिया फिर दूसरी भाषा में लिख दिया। यानी आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो वो पढ़ लो और उस मैसेज को या उस आदेश को समझ लो, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रजिया सुल्तान के पिता थे, यानी इनमें से कौन है जो रजिया सुल्तान के पिता थे? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या बाबर? तो इसका आंसर क्या होगा? जो रजिया सुल्तान उनके पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश है, वो रजिया सुल्तान के पिता थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने शासनकाल में यह बता दिया था कि मेरी जो उत्तराधिकारी कौन होगी, वो रजिया होगी। कौन होगी? जो रजिया सुल्तान है वो मेरी उत्तराधिकारी होगी। तो बाद में जो भारत की पहली शासिका यूं कह सकते हैं या पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान को भारत की पहली मुस्लिम शासिका माना गया है, ठीक है, शासिका न कि शासक। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जो जौनपुर नगर है किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने, लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या सरकी ने? तो इसका आंसर होगा जो फिरोज शाह तुगलक है उसने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक। किसने कही थी? जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इक्ता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? जो इक्ता प्रथा है इसे संस्थानिक दर्जा किसने दिया था? अलाउद्दीन ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ने या फिर बलबन ने? तो इसका आंसर होगा जो इल्तुतमिश है, इसने इक्ता प्रथा को, सजदा और पाबोस को भी इसने स्टार्ट किया था और इसने इक्ता प्रथा को संस्थानिक दर्जा दिया था। किसने दिया था? इल्तुतमिश ने। किसने दिया था? इल्तुतमिश। इसका आंसर हो जाएगा। भारत में चारबाग शैली का पहला मकबरा कौन सा है? जो सजदा और पाबोस तो बलबन ने शुरू किया था, एक बार इसको देख लेना। सजदा और पाबोस प्रथा है वो किसने शुरू की थी? ये बलबन ने शुरू की थी। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू करी थी। भारत में चारबाग शैली का पहला मकबरा कौन सा है? यानी भारत में चारबाग शैली से मकबरे बने हैं, लेकिन इस शैली में जो पहला मकबरा बना था वो कौन सा था? हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का या औरंगजेब का? तो भारत में जो चारबाग शैली का पहला मकबरा बना था वो था हुमायूं का मकबरा। यानी जो हुमायूं का मकबरा है वो भारत में चारबाग शैली का पहला मकबरा था। दीन इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? बाबर, अकबर, हुमायूं या शेरशाह? तो दीन इलाही जो धर्म है जो अकबर ने शुरू किया था, किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। उसने क्या किया? बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया, हिंदू, बौद्ध, जैन, मुसलमान, है ना, इन सारे धर्मों को उन्होंने क्या किया? उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ थी उनको लेने के प्रयास किया और इस धर्म को मतलब स्थापित किया था। कौन सा धर्म था? दीन इलाही। और लेकिन ये धर्म ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था क्योंकि लोग अपने धर्म में आस्था रखते थे। तो उन्होंने, क्योंकि अकबर ने उनको ज़्यादा मतलब प्रेशर तो डाला नहीं कि आपको ये धर्म स्वीकार करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप स्वीकार करना चाहते हो तो कर लो, अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो। तो किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था। तो अपने राजस्थान वाले तो स्वीकार करने वाले की बात शुरू मतलब ही नहीं बढ़ता था, है ना, क्योंकि वो तो सर कटा सकते थे लेकिन सर झुका सकते नहीं, वो वाली बात थी। तो जो अकबर का जो क्या बोलते हैं बीरबल, उसने ये धर्म ग्रहण किया था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? तो हमने मयूर सिंहासन के बारे में पढ़ रखा है। बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। तो मयूर सिंहासन ये जो शाहजहां है इसने निर्माण करवाया था। इसका किसने करवाया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़ में? तो महाराणा प्रताप है उनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। कहाँ पे हुआ? गोगुंदा में हुआ था। संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है? ये संविधान का कौन सा भाग है जिसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो भाग 12, भाग 13, भाग 14 या भाग 15? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी संविधान का जो भाग 14 है, भाग 14 माने अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक के अनुच्छेद भाग 14 में आते हैं। और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। संघ और राज्य के अधीन सेवाओं में प्रावधान कौन से भाग में किए गए हैं? भाग 14 में किए गए हैं। और आर्टिकल कौन से? 308 से 323। यानी जो सेवाएं हैं, यानी यूपीएससी, जो आरपीएससी, जो इस प्रकार की सेवाएं हैं ना, वो 308 से 323 में वर्णित है। और 14A में क्या वर्णित है? 14A में क्या वर्णित है? जो ट्रिब्यूनल्स है, जो भाग 14A है उसमें अधिकरण कहते हैं या ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, वो वर्णित है। और इस 14A में कौन कौन से अनुच्छेद है? तो 323 क और 323 ख, ये आर्टिकल 323 क और ख भाग 14A में वर्णित है और ये ट्रिब्यूनल से संबंधित है।
शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, संवर्धित सूची का, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा है वो, पहले तो देखो शिक्षा राज्य सूची का विषय था, ठीक है, लेकिन 42वां संशोधन किया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 42वां जो संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से शिक्षा को क्या किया गया? शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के कहां डाल दिया? संवर्धित सूची में डाल दिया। तो वर्तमान में शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? तो वर्तमान में शिक्षा है वो संवर्धित सूची का विषय है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे है? यानी अगर नए राज्य बनाना हो तो उसके गठन की शक्ति किसे है? संसद को है, प्रधानमंत्री को है, मुख्यमंत्री को है, राज्यपाल साहब को है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति है वो किसके पास में है? तो वो संसद के पास में है। यानी भारत में वर्तमान में जितने भी राज्य है उसमें से अगर एक्स्ट्रा राज्य बनाना हो तो वो शक्ति किसके पास में होगी? तो वो शक्ति संसद के पास में होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो 18A, 18, 19 या 19 से? तो हमें पता है जो आर्टिकल 19A है वो किससे डील करता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसी में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही समाहित है कौन सी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। और वो कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो आर्टिकल 19A यानी 19A है वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से डील करता है, और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता समाहित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी बात किसकी कर रहे हैं? लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाई जाएगी। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 35, 36, 37, 38। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 38 में इस संबंध में प्रावधान है। किसमें? लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 38 में। यानी भाग कौन सा हो गया? भाग 4 में। और भाग 4 में क्या उल्लेखित है? जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में उल्लेखित है। किसमें? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, इस प्रकार की लाइन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 51A, 52A, 50 या 53 है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो आर्टिकल 51A है। 51A में क्या दे रखा है? 51A में दे रखा है मूल कर्तव्य, यानी नागरिकों के जो कर्तव्य हैं वो आर्टिकल 51A में दे रखे हैं। और इसी में एक जो कर्तव्य समाहित है, जो जितने भी बाकी कर्तव्य है उसमें से एक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे, इस प्रकार की मतलब कर्तव्य नागरिकों का है। तो ये आर्टिकल 51A में दे रखा है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति साहब का जो चुनाव होगा तो उसमें वोट कौन दे पाएगा? इस संबंध में प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 53 में है, 54 में है, 55 में है, 56 में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो आर्टिकल 54 है अनुच्छेद 54 है उसमें क्या दे रखा है? जो राष्ट्रपति साहब है उसका निर्वाचक मंडल दे रखा है। क्या दे रखा है? निर्वाचक मंडल दे रखा है। ठीक है। अब अच्छा, आर्टिकल 53 में हमें पता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? वो राष्ट्रपति साहब में निहित होगी। ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए कौन सी रीति अपनाई जाएगी? तो हमें पता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति उपयोग की जाती है ना? कौन सी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति उपयोग की जाती है। तो इसका उल्लेख किसमें कर रखा है? ये आर्टिकल 55 में कर रखा है। और आर्टिकल 56 में क्या लिख रखा है? पदावधि, यानी राष्ट्रपति साहब जब राष्ट्रपति बन जाएंगे उसके बाद कितने समय के लिए कार्य करेंगे, इस संबंध में जो प्रावधान है, यानी 5 साल तक रहते हैं, वो ये प्रावधान किस में दे रखे हैं? तो आर्टिकल 56 में दे रखे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद पे कार्य किया, यानी भारत के वो कौन से मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद पे कार्य किया था? कौन थे वो? जाकिर हुसैन, हिदायतुल्लाह, वीवी गिरी या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जो हिदायतुल्लाह है ना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने भारत के ये मुख्य न्यायाधीश थे और बाद में ये भारत के राष्ट्र कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है। तो कौन थे वो? जो मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और बाद में उन्होंने, क्योंकि क्या प्रावधान क्या है कि भारत के राष्ट्रपति होता है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति होगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। तो हिदायतुल्लाह साहब उस समय SC के सीजे थे और सुप्रीम कोर्ट के सीजे थे, यानी चीफ जस्टिस थे, और बाद में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और हमें पता है अगर कोई धन विधेयक हो, धन विधेयक तो राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में रखा जाता है। हाँ,
अब धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा गया, तो राष्ट्रपति कह सकता है कि राष्ट्रपति साहब कह सकते हैं क्या कि आप इसको पुनर्विचार करो? नहीं। अगर धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति साहब नहीं कह सकते, क्योंकि राष्ट्रपति साहब से पूछ के ही तो उसे सदन के समक्ष रखा गया था, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने मैंडेटरी हो जाते हैं। श्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब, है ना, यानी यूं कहे तो बाबू साहब, राजस्थान की आन बान शान, ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। तो किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो ये राजस्थान के 3 बार तो मुख्यमंत्री रहे और भारत के उपराष्ट्रपति रहे। कितने नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 10, 11, 12 या 13? तो इसका आंसर क्या होगा? तो भैरव सिंह जी शेखावत यानी बाबू साहब है ना, वो भारत के 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो भैरव सिंह जी शेखावत बाबू साहब का कार्यकाल 2002 से 2007 के मध्य रहा। कब से कब तक? 2002 से 2007 के मध्य। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? यानी अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी जरूरी है? 25 साल, 30 साल, 35 साल या 40 साल? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 साल। कितने साल? यानी आप 30 साल के होंगे तभी आप राज्यसभा में जा सकते हो सांसद के तौर पर। लोकसभा में जाना हो तो उम्र होगी 25 साल, कम से कम आपकी 25 साल उम्र होनी चाहिए। और अगर आपको भारत का राष्ट्रपति साहब बनना हो तो आपकी उम्र 35 ईयर होना चाहिए कम से कम। तो हमारा प्रश्न क्या था? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 ईयर होनी चाहिए कम से कम। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है। अब ये कब तक ऐसा ही रहेगा? यानी लोकसभा की जो सीटें हैं, कितनी सीटें वर्तमान में? तो ये कह रहा है कि लोकसभा में 552 सीटें हैं। ठीक है। अब ये 552 सीटों का निर्धारण कौन से राज्य से कितनी कितनी होगी? ये 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया। अब 2011 की जनगणना के आधार 1971 की जनगणना के आधार पे किया गया। 1971 की जनगणना के आधार पे तो किया गया। अब ये कहा गया है कि ये सीटें इतनी रहेगी कब तक? 2023 तक, 26 तक, 29 तक या 32 तक? तो इसका आंसर होगा 2026 तक। यानी 2026 तक है ना, वो लोकसभा की जो सीटें हैं वो यथावत रहेगी। यानी इसमें परिवर्तन 2026 के बाद ही करा जा सकता है। तो हमारे सामने नए चुनाव कौन से आएंगे? 2024 के नए चुनाव आएंगे। यानी 2024 के चुनाव में तो इतनी ही सीटें रहेगी। कितनी रहेगी? 552। वैसे वर्तमान में 545 सीटों पे चुनाव होते हैं, तो 545 भी कह सकते हैं। और इसके बाद 2026 का जब साल आ जाएगा, उसके बाद में इन सीटों में बढ़ोतरी करी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीश तो कितनी उम्र के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 60, 62, 65 या 70? तो इसका आंसर क्या होगा? 65। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो 65 साल की उम्र अटेंड कर लेते हैं। कितने साल की? 65 साल की उम्र अटेंड कर लेते हैं, तो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और अगर बात करें हाई कोर्ट की, यानी राजस्थान में जो हाई कोर्ट है, पंकज मित्तल साहब जो हमारे चीफ जस्टिस है राजस्थान हाई कोर्ट के, तो यहाँ पे न्यायाधीशों की कितनी उम्र पे सेवानिवृत्ति हो जाती है? तो जब 62 ईयर के होते हैं ना, 62 साल के हाई कोर्ट के मामले में, तो 62 साल, और सुप्रीम कोर्ट के मामले में, एससी के मामले में 65 साल। अगले प्रश्न में चलते हैं। उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अगर अवमानना करते हो, या तो उनकी अवमानना करते हो, या फिर किसी प्रकार से अपने शब्दों का इस प्रकार प्रयोग करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को शक्तियां दी गई है। तो कौन से अनुच्छेद में हाई कोर्ट को शक्तियां दी गई है? 214, 215, 216 या 217? तो हाई कोर्ट के आदेश के अवमानना करने पर उसमें कुछ स्पेशल शक्तियां हाई कोर्ट को दी गई है, वो आर्टिकल 215। कौन सा आर्टिकल है? 215। ये किससे संबंधित है? तो हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करने, हाई कोर्ट की मतलब अवमानना करने से संबंधित प्रावधान कौन सा है, या उस संबंधित शक्तियों के संबंध में प्रावधान कौन सा है? 215 में आर्टिकल में प्रावधान है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी शक्तियां कौन से अनुच्छेद में मिल रखी है? तो आर्टिकल 129 में मिल रखी है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के संबंध में शक्तियां 129 में, किसमें है? 129 में है। क्षमादान, दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण, राज्यपाल की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी राज्यपाल साहब को शक्ति है। राज्यपाल साहब को क्या कह सकती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मतलब अपराध किया, उसके बाद उसको दंड दे दिया गया, है ना, उस दंड देश को माफ करने की, निलंबन करने की, परिहार करने की या लघुकरण करने की शक्ति राज्यपाल को संविधान के कौन से अनुच्छेद के माध्यम से मिली है? 160, 61, 62 या 63? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 161। यानी राज्यपाल साहब को क्षमादान करने की शक्ति है, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत उनको यह शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति राज्यपाल साहब के पास में है। ठीक है, किसके पास में? राज्यपाल साहब की समाधान की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति आर्टिकल 161 में है। यानी वो किसी अपराधी को क्षमा कर सकते हैं।
पंचायती राज से संबंधित एमएल सिंघवी समिति का गठन कौन से वर्ष में किया गया? तो पंचायती राज से संबंधित जो एमएल सिंघवी समिति उनका गठन 85, 86, 62 या 64, तो इसका आंसर ऑप्शन बी यानी 1986 में एमएल सिंघवी समिति का गठन किया गया और ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित एक जीवी के राव समिति है। कौन सी समिति है? जीवी के राव समिति। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1985 में की गई। संतानम समिति की स्थापना 1962 में और सादिक अली 1964। तो संतानम और सादिक अली तो 62-64 में और जीवी के राव और एमएल सिंघवी, राव और सिंघवी 85-86 में, राव 85 में, सिंघवी 86 में। इस तरह याद रखो, राव तो कब 85 में और सिंघवी कब 86 में। और ये तो आपको पता ही है, जीवी के राव समिति पंचायती राज से संबंधित है, संतानम पंचायती राज से, सादिक अली पंचायती राज से है और एमएल सिंघवी समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन इनका वर्ष याद रखना भी महत्वपूर्ण है। जिन प्रश्नों के मध्य अथवा लगा होता है वो किस श्रेणी के प्रश्न आते हैं? जो हमारे अभी प्रश्न आएंगे 10 प्रश्न है, ये सामाजिक रीति विज्ञान जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4 जो हमारा सेक्शन नंबर 4 जो सिलेबस में दे रखा है उससे संबंधित 10 प्रश्न आएंगे। तो अथवा लगा होते हैं वो कौन से श्रेणी के प्रश्न होते हैं? प्रश्न विकल्प के, संग्रह विकल्प के, खंड विकल्प के या इनमें से कोई नहीं। तो जो जिसमें अथवा लगा होता है वो प्रश्न विकल्प के श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं? प्रश्न विकल्प के। यानी इन प्रश्नों में से आप कोई सा भी प्रश्न कर सकते हो, इस प्रकार ये कह सकते हैं। जैसे 2 प्रश्न आते हैं ना तो बीच में अथवा लिखा होता है, तो आप ये कर दो चाहे ये कर दो, तो ये प्रश्न विकल्प है इसका आंसर। प्रश्नों को उनके प्रकार के आधार पर कितने खंडों में बांटा जा सकता है? यानी प्रश्नों को प्रकार है, उनको कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 में, 4 में, 5 में, 6 में। तो प्रश्नों को प्रकार के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। प्रकार के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में एक शिक्षक छात्रों को किससे संबंधित दोषों से मुक्त करके उनको उचित ज्ञान देता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक है ना, वो कौन से दोष से मुक्त करके ज्ञान देगा? अधिगम, खेल, शारीरिक व्याधि या मानसिक व्याधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। यानी जो अधिगम यानी जो सीखने का जो त्रुटि है, दोष है, उसको वो दूर करेगा, बाद में उस संबंध में उपचारात्मक ज्ञान देगा। यानी कोई मान लीजिए बच्चा है, वो कोई गलती करता है, अब उस गलती को सुधारना है, उपचार करना है, तो पहले आपको उसकी जो शिक्षण टेक्निक है उसमें परिवर्तित करना पड़ेगा, बाद में उसको बताना पड़ेगा कि ये समस्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम इसका आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक सहायता उपकरण चुनने का आधार क्या है? प्रदर्शन, उपयोगिता, अनुभव या आयु विकास। तो इसका आंसर होगा मनोविज्ञान के अनुसार जो शिक्षक सहायता उपकरण चुनने का जो आधार है वो आयु विकास माना गया है। क्या माना गया है? आयु विकास। निम्न में से विधा है, विधा कौन सी इनमें से? पुस्तक, रेखाचित्र, चलचित्र या प्रोजेक्टर। तो इनमें से जो रेखाचित्र है इसे क्या माना गया है? इसे विधा माना गया है। इनमें से विधा किसे माना गया है? रेखाचित्र को विधा माना गया है। संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग, इस भाग के धरातल के आकार और स्थिति को किसी पैमाने पर एक प्रक्षेप द्वारा प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। ये कथन किसका है? बाइनिंग का, जॉन डीवी वेबस्टर या फिर फ्रैंक रास्को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो वेबस्टर है इसका सही आंसर होगा। कह क्या रहे हैं वेबस्टर साहब? वेबस्टर साहब कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है या तो पूरी पृथ्वी या उसके किसी भाग, ठीक है, ये तो वास्तविक पृथ्वी को या उसका भाग हो गया। अब आपको क्या करना है? किसी पैमाने के आधार पे, जैसे मान लीजिए एक निश्चित पैमाना ले लेंगे और मान लेंगे कि ये पृथ्वी है और उस पे उस चीज को अंकित करना, दिखाना, यानी उस पृथ्वी को या उस भाग को उस पे उस पर्टिकुलर चीज पे पैमाने के माध्यम से दिखाना, ये क्या कहलाता है? ये मानचित्र कहलाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है वेबस्टर ने। नाम किसने दिया है? वेबस्टर साहब ने नाम दिया है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मुख्य समस्या क्या है? यानी सामाजिक अध्ययन क्या शिक्षण करवाते हो आप भी जल्दी सामाजिक अध्ययन के शिक्षक बनने वाले हो, तो समस्या क्या क्या है? परंपरागत शिक्षण अभ्यास, पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव, अप्रशिक्षित शिक्षक या फिर सभी। तो इसका आंसर है ये सारी ही दिक्कत है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में। क्या है? एक तो परंपरागत शिक्षण अभ्यास, यानी अब चीजें परिवर्तित हो चुकी है ना, टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन आज भी वही ढर्रे वाली टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जा रहा है, यानी परंपरागत शिक्षण दिया जा रहा है। अब परंपरागत शिक्षण से पर्याप्त नहीं होगा, अब इसमें नवाचार करने की आवश्यकता है। तो ये समस्या है, तो ये समस्या तो दूर हो जाएगी कब? जब आप ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि आप तो टेक्नो फ्रेंडली हो और नवाचार करोगे शिक्षण टेक्निक्स में। तो इसका मतलब ये समस्या तो आप जैसे ही मास्टर बन जाओगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव, यानी पुस्तकालय नहीं है और पुस्तकालय है तो उसमें किताबें नहीं है, तो ये भी दिक्कत है, तो ये समस्या है। और इसके बाद अप्रशिक्षित शिक्षक, अप्रशिक्षित शिक्षक यानी ट्रेंड शिक्षक नहीं है, यानी जो अच्छे शिक्षक नहीं है, तो वो व्यक्ति
शिक्षा दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण सही तरह से नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही आप टीचर बन जाओगे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आप तो अच्छे ट्रेंड शिक्षकों और नवाचारों को भी अपने शिक्षण में शामिल करोगे। तो इस प्रकार ये सारी ही समस्याएं हैं, और इनमें 2 समस्याएं तो बहुत जल्द हो जाएगी जब सरकार आपको नौकरी प्रदान कर देगी। ठीक है, सुम्मा टेक्नोलॉजिया, ये किताब है सुम्मा टेक्नोलॉजिया। ये किसने लिखी है? बाइनिंग ने, जॉन डीवी ने, हर्बर्ट वाट ने, या फिर सेंट थॉमस ने? किसने लिखी है? तो ये लिखी है सेंट थॉमस ने। क्या नाम है किताब का? सुम्मा टेक्नोलॉजिया। सेंट से सुम्मा याद रखो, थॉमस से टेक्नोलॉजिया याद रखो। सुम्मा टेक्नोलॉजिया सेंट थॉमस। एक बार फिर से बोल लेते हैं, सुम्मा टेक्नोलॉजिया सेंट थॉमस। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। थॉमस एम रिस्क ने परियोजनाओं के कितने प्रकारों की व्याख्या की है? थॉमस एम रिस्क साहब ने परियोजनाओं के कितने प्रकार की व्याख्या की है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी थॉमस एम रिस्क साहब ने परियोजनाओं के 3 प्रकार की व्याख्या की, यानी 3 प्रकार बताए और उनकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। किसने? थॉमस एम रिस्क साहब ने। नाम क्या है? रिस्क है। निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत होती है, जो निदानात्मक परीक्षण कर लिया उसके बाद किसकी जरूरत होती है? कक्षा शिक्षण की, उपचारात्मक शिक्षण की, स्वाध्याय की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी निदानात्मक परीक्षण दे दिया उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटलीज का मोती किसे कहते हैं? थाईलैंड को, क्यूबा को, तुर्की को, या जापान को? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो क्यूबा है, क्यूबा को क्या कहते हैं? एंटलीज का मोती कहते हैं। एंटलीज का मोती क्यूबा। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सफेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। ठीक है, यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? तो यूरोप का रोगी कहते हैं तुर्की को। और जापान को क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश या उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है? एंटलीज का मोती किसे कहते हैं? तो जो क्यूबा है इसे हम एंटलीज का मोती कहते हैं। निम्न में से कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है? यानी बाकी 3 तो है, वो हिंद महासागर की धारा है, लेकिन एक हिंद महासागर की धारा नहीं है। कौन सी नहीं है? मोजाम्बिक, अगुलहास, मेडागास्कर या सुसीमा? तो इसका आंसर क्या होगा? जो सुसीमा है वो हिंद महासागर की धारा नहीं है, यानी मोजाम्बिक हिंद महासागर की धारा है, अगुलहास भी है, मेडागास्कर भी है, और सुसीमा किसकी है? ये प्रशांत महासागर की धारा है। किसकी है? प्रशांत महासागर की। और ये चारों धाराएं, चाहे मोजाम्बिक हो, अगुलहास हो, मेडागास्कर हो, ये भी गर्म धारा है और सुसीमा भी गर्म धारा है। लेकिन सुसीमा कौन सी है? प्रशांत महासागर की धारा है। तो कौन सी नहीं हिंद महासागर की? सुसीमा नहीं है। कौन कौन सी है? मोजाम्बिक, अगुलहास और मेडागास्कर। कौन से महासागर की धाराएं हैं? ये गर्म धाराएं हैं और हिंद महासागर की धाराएं हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा कौन से दशक को, यानी कौन से 10 सालों को जैव विविधता दशक मनाया था? 2001 से 2010, 2011 से 20, 1981 से 1990 या 1991 से 2000? तो जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, इन्होंने 2011 से 2020 का अवधि है, इसे क्या घोषित किया था? जैव विविधता का दशक। यानी इन 10 सालों को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का दशक घोषित किया था। किसने? यूनाइटेड नेशन ने। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष शुरू किया गया? 1972, 1973, 1974 या 1975? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। कब शुरू किया गया? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये भी प्रोजेक्ट है, ये कब शुरू किया गया? तो 1992 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। और प्रोजेक्ट राइनो विजन कब शुरू किया गया? तो इस पूरा प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट राइनो विजन 2020, और ये कब शुरू किया गया? ये 2005 में शुरू किया गया। यानी राइनो का जो प्रोजेक्ट है वो 2005 में, हाथी का प्रोजेक्ट है 92 में, और टाइगर का प्रोजेक्ट है 73 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? नीलगिरी, रांची, कोल्लम या कांची? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो नीलगिरी है। नीलगिरी को भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और कब किया गया ये पूछे तो 1986 में किया गया। तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है नीलगिरी, और यह 1986 में स्थापित किया गया। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में, पर्वत पर, पठार पे या सागर तल पे? तो सर्वाधिक वायुदाब है ना, वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है समुद्र तल पे। और कितना वायुदाब होता है समुद्र तल पे? लगभग, तो समुद्र तल पे 1013.25 मिलीबार
कितना 1013.25 मिलीबार वायुदाब होता है, यानी 1013 तो याद रखना है, फिर 0.25 उसके आगे है। इतना वायुदाब सागर तल पे पाया जाता है मोस्टली, और सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ होता है, तो ये सागर तल पे ही सबसे ज्यादा वायुदाब होता है। किस पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? डॉक्टर विंड, बोरा, चिनूक, मिस्टल या हरमट्टल? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र नहीं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, तो वहां पे गर्मी खतरनाक पड़ती है ना, तो गर्मी पड़ती है तो उससे क्या होता है, जो शरीर पे पसीने पसीने हो जाते हैं, और उसमें नमी भी रहती है, वातावरण में बहुत ज्यादा नमी रहती है। अब ये हवा चलती है ना हरमट्टल, तो इस उस नमी से क्या होता है, व्यक्ति को स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स होती है। स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स को जब ये डॉक्टर विंड चलती है तो वातावरण से नमी को कम कर देती है। नमी को कम करने से क्या होगा, वो जो व्यक्तियों को वो समस्या थी वो कम हो जाएगी, और इसी कारण इस हवा को जो हरमट्टन नाम की जो हवा है, कौन सी हवा, हरमट्टन, इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं, डॉक्टर हवा भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से स्किन संबंधी प्रॉब्लम से निजात दिलवाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर विंड किसे कहते हैं, जो हरमट्टन है इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी है? लगभग 78%, 21%, 0.3% या 15%। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग 78% है। कितनी है? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। कितनी है? 78%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितनी है? तो लगभग 21% है ना, वो ऑक्सीजन की मात्रा है वायुमंडल में। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो हमें पता है विश्व का सबसे गहरा गर्त, ये विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है, प्रशांत महासागर में है। लेकिन इसकी गहराई कितनी है? 11,034, 1234, 1334, 10,034। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो 11,034 मीटर, कितना? 11,034 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। कौन सा? मेरियाना ट्रेंच। और कौन से महासागर में पड़ता है? तो ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। अब प्रशांत महासागर का यानी दुनिया का सबसे गहरा गर्त, तो गहरा तो मेरियाना हो गया, लेकिन सबसे लंबा गर्त कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में एक गर्त है, अल्यूसियन गर्त। क्या नाम है? अल्यूसियन गर्त। और ये विश्व का सबसे लंबा गर्त है। और गहरा कौन सा है? मेरियाना। लंबा कौन सा है? अल्यूसियन। गहरा कौन सा है? मेरियाना। और लंबा कौन सा है? अल्यूसियन। ठीक है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? यानी सबसे ज्यादा भूमि उपलब्धता कौन से देश में, हर व्यक्ति के हिस्से में? कैसे निकालेंगे? यानी उस देश की टोटल भूमि ले लेंगे और उसमें जनसंख्या का भाग दे देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति की भूमि उपलब्धता आ जाएगी। तो कौन से देश के सर्वाधिक है? तो देखिए अंटार्कटिका तो इसमें समाहित ही नहीं होगा, क्योंकि वहां तो व्यक्ति नहीं है। तो हम तुलना करेंगे 6 महाद्वीपों की, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता सर्वाधिक है। कौन से महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया में। हमने अंटार्कटिका को समाहित नहीं किया है, क्योंकि वहां तो व्यक्ति नहीं है, तो प्रति व्यक्ति कहां से होगा। विश्व का सबसे गर्म स्थान, ग्राम नहीं है, सबसे गर्म स्थान है जो डेथ वैली, वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या एशिया? तो विश्व का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है? जो नॉर्दर्न अमेरिका है ना, जो यूएसए वाला जो अमेरिका वाला महाद्वीप है, उसमें डेथ वैली जो गर्म स्थान है ना विश्व का, बहुत गर्म स्थान है ये स्थित है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस सीमांतर पर दिखाई देती है? यानी अगर भारत में सूर्योदय होगा तो सबसे पहली किरण कहाँ होगी, ये बताओ। 97 डिग्री, 25, 33 डिग्री 6, 38 डिग्री 4 या 38 डिग्री कितना है 27 कितना है? तो पहली किरण वहां दिखाई देगी कहाँ पे? तो देखो सबसे पहले ये बताओ कहाँ पड़ेगी, भारत की सूर्य की पहली किरण कहाँ पड़ेगी? तो हमें पता है जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है वहां पे पहली किरण पड़ेगी। तो सबसे पूर्व में हिस्सा कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में। और अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे लास्ट नाका है पूरी क्षेत्र में, वो कितने डिग्री देशांतर पे है? तो वो 97 डिग्री 25 देशांतर पे, 97 डिग्री 25 देशांतर पे। ठीक है, 97 डिग्री 25 पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 पे सबसे पहली किरण भारत में पड़ेगी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व के चुकंदर के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं? रशिया और यूएसए, जापान, जर्मनी और भारत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी यूएसए। यानी विश्व में सबसे ज्यादा चुकंदर कहां पैदा होता है? तो जो दुनिया के 2 सबसे बड़े चुकंदर देश है ना, वहीं पे सबसे ज्यादा चुकंदर पैदा होता है। दुनिया के सबसे बड़े चुकंदर देश कौन से हैं? तो एक तो हो गया यूएसए, और दूसरा कौन सा हो गया? रशिया। चुकंदर क्यों है? क्योंकि ये पूरी दुनिया को लड़ाने में लगे एक दूसरे से। और कारण क्या है? हथियार।
ये अपने हथियार बेचना चाहते हैं, इसलिए पूरी दुनिया को एक दूसरे से लड़ाने में लगे हुए हैं। कौन कौन से देश है? रशिया और अमेरिका। और इसी कारण यहाँ सबसे ज़्यादा इनको चुकंदर देश कहा है मैंने, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चुकंदर भी विश्व में इन्हीं देशों में उत्पादित होता है। कारू और वेल्ड घास के मैदान जो पशुपालन के लिए उपयुक्त है, कहाँ पे स्थित है? पहली बात तो कारू और वेल्ड क्या है? तो कारू घास का मैदान है, वेल्ड घास का मैदान है, और पशुपालन के लिए अच्छी जगह है, क्योंकि घास के मैदान पशुपालन के लिए अच्छी जगह होती है, बिल्कुल होती है। अब हमसे पूछ रहा है कहाँ पे है? ब्राजील में है, भारत में, जर्मनी में, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये कहाँ पे है? तो कारू का तो हमें पता नहीं, लेकिन वेल्ड तो हमने रट रखा है सबने। तो वेल्ड कहाँ पे है? वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, तो कारू भी कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में। तो हमें कारू भी याद रखना है। कारू कहाँ पे है? कारू भी साउथ अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका में। विश्व की इस्पात की राजधानी किसे कहा जाता है? यानी विश्व की इस्पात की राजधानी कौन सी है? पीथमपुर, विंडसर, संघाई या पिट्सबर्ग? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो पिट्सबर्ग है ना, वो विश्व की इस्पात की राजधानी माना गया है। और ये कहाँ पे है? यूएसए के अंदर है। यूएसए में एक सिलिकॉन वैली का नाम भी बहुत फेमस चलता है ना। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। और सिलिकॉन वैली वैसे एक्चुअल में कहाँ पे है? तो ये सिलिकॉन वैली विश्व में एक्चुअल में यूएसए में है। और यूएसए में भी कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह है ना, वहाँ पे सिलिकॉन वैली है। इस प्रकार हमने एसएसटी के लिए जो रीट मेंस का पेपर नंबर 4 है वो कर लिया है। बाकी इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर देंगे, जो सबके लिए कॉमन होता है, यानी एसएसटी वालों के लिए भी होगा वो, चाहे वो इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स है, रीजनिंग है, कोई मतलब मैथ्स है, बाकी जो सब्जेक्ट है, भाषा वाले कोई भी सब्जेक्ट है, उन सब के लिए वो कॉमन होता है, एसएसटी वालों के लिए भी होता है। और रीट लेवल 1 के लिए भी वो उपयोगी होता है। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग भूल जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि जब हम बढ़ेंगे तो मोटिवेट होंगे तो आपके लिए और अधिक बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहो। और इस बार टारगेट भूलना नहीं है। इस बार टारगेट क्या है? रैंक 1 लेके आनी है। और उम्मीद है कि बाद में आप रैंक 1 लेके आ जाओगे तो इंटरव्यू भी सबसे पहले किसे दोगे? हमें ही दोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।